बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है डीएलएड सेकेंड ईयर चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की यूनिट फर्स्ट। जो डीएलएड सेकेंड ईयर है कोटा यूनिवर्सिटी, उसमें जो बुक चलती है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, उसकी इकाई पहली भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य का पहला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध के कौन कौन से पहलू को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध के कौन कौन से पहलू को शामिल किया जा सकता है। आंसर है नंबर 1 पॉइंट आंसर में विषय वस्तु में निहित सौंदर्य से परिचित होना और संबंधित विद्यार्थी समुदाय को उससे परिचित कराना। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि विषय वस्तु में जो भी सौंदर्य बोध हो रहा है तो टीचर उससे परिचित होए, फिर विद्यार्थियों को उसके बारे में बताए। दूसरा पॉइंट है भाषा का सौंदर्य में कविता में, बिंब, कहानी, नाटक में, संवाद आदि पर चर्चा। जब भाषा का सौंदर्य हम देखते हैं तो किस किस में देखते हैं, हम कविता में देखते हैं कि कुछ पॉइंट को लेकर कौन सी मेन बात उसमें कही गई है। जब हम कहानी देखते हैं तो कहानी भी किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें भी सौंदर्य दिखाई देता है कि कौन सी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कौन सी भाषा में वो लिखी गई है। नाटक होते हैं तो उनमें भी जो संवाद लिखे होते हैं, संवाद जितने अच्छे होंगे उतना ही नाटक सबसे अच्छा होगा और प्रभावी होगा। ठीक है ना? तो इस पे चर्चा की जा सकती है कि इसमें कौन कौन से कविता में कौन कौन से बिंब है, कहानी में कौन कौन से हैं और नाटक में जो संवाद है वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें विधागत सौंदर्य। विधा जैसे यदि गद्य, पद्य, व्याकरण जो इसकी विधा होती है तो हम उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि गद्य में गद्य जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पद्य भाग में पद्य जैसी सौंदर्यता आ रही है या नहीं आ रही है, इसको नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भाषा सीखने के कौशल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भाषा सीखने के कौशल, भाषा कौन कौन से कौशल के द्वारा सीखी जाती है। तो पहला है इसमें सुनना, और जो सुनना है उसको अपन श्रवण भी बोलते हैं। इसमें होता है कि शब्दों को सुनना होता है, अर्थ ग्रहण करना होता है, सही व गलत का फैसला करना होता है, तदनुरूप आचरण करना आदि क्रियाओं का नाम श्रवण है। सबसे पहले तो क्या किया, कोई शब्द हमारे कान में गया, ठीक है, तो हमने सुना। जैसे ही कानों में शब्द गया वैसे ही हमने उसका अर्थ दिमाग से लगाया कि वो अर्थ क्या है। उसके बाद हमने फैसला किया कि ये सही है या गलत है। उसके अनुसार फिर हमने आचरण किया। ठीक है, शब्द को सुन के हमने आचरण किया। इन क्रियाओं का नाम ही श्रवण है। श्रवण जब तक सार्थक है जब तक कहने वाले की बात सुनने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, आकाशवाणी आदि माध्यमों से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात, बलाघात व आरोह अवरोह के अनुसार भाव अर्थ ग्रहण करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने के शिष्टाचार का पालन करते हुए धैर्य और एकाग्रता से सुनना महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन कौन सी बातें हैं इसमें, एक तो धैर्यपूर्वक सुने, एक उसमें कहाँ पे उतार चढ़ाव है, कैसे आरोह अवरोह है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके भाव को ग्रहण करें। और बड़ी कक्षाओं में सुनने का शिष्टाचार यानी कि ध्यान पूर्वक बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश बड़ी कक्षा में क्या होता है, टीचर बोलकर व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भाषण सुनते समय उनकी जो व्याख्या दे रहे हैं उसके समय सुनने के शिष्टाचार का पालन धैर्य और एकाग्रता के पूर्वक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें भाषा सीखने के कौशल में, दूसरा पॉइंट है बोलना।
यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा की वह ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है। क्या है मौखिक अभिव्यक्ति? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? बोलना। ठीक है। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति है या फिर जो बोलना है, जो या मुंह से जो शब्द ध्वनि बाहर निकल रही है, वो भाषा की ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है। यानी कि एक व्यक्ति ने कौन सी बात कही, दूसरे व्यक्ति ने सुनकर उसका आंसर दिया। ठीक है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है वो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने के माध्यम से होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से निखारा जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को कभी भाषण देने के लिए उनको समय देना या आशु भाषण, वाद विवाद, कहानी, इस तरह से गतिविधियां कराकर हम उनको बोलने के अवसर दे सकते हैं। तो अगले कौशल में आता है पढ़ना। गद्य पद में लिखित सामग्री को मनोयोग से शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए गति पूर्वक पढ़ना एवं पठित सामग्री के भावों को ग्रहण करना। पढ़ना एक सृजनात्मक अनुभव है। क्या होता है पढ़ना? गद्य पद में लिखित सामग्री को मनोयोग से, है ना, गद्य या पद में जो सामग्री लिखी हुई है उसको शुद्ध उच्चारण और उतार चढ़ाव के साथ, उसमें जहाँ विराम चिन्ह आ रहा है, उद्धरण आ रहा है, पूर्ण विराम आ रहा है, कोमा आ रही है, तो इनका प्रयोग करते हुए उसी तरीके से पढ़ना। गतिपूर्वक पढ़ना, पठित सामग्री के भाव को ग्रहण करना। पढ़ना एक सृजनात्मक अनुभव है। चौथा पॉइंट आता है हमारे कौशल में, वो है लिखना। लिखने का कौशल भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अपने भावों व विचारों को शुद्धता के साथ प्रकट करने की क्षमता लेखन कौशल का मूल है। इस कौशल को हम पत्र, निबंध, प्रार्थना पत्र आदि के सुपाठ्य शुद्ध व विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के रूप में समझ सकते हैं। प्रसंग के अनुरूप शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों को सुसंबद्ध प्रयोग इस कौशल में की विशेषता है। कौन सा है कौशल में? चौथा पॉइंट है लिखने का। क्योंकि सबसे पहले क्या किया था हमने? श्रवण किया था। देखो पहला पॉइंट हमने क्या किया था? सबसे पहले श्रवण किया था यानी कि सुना था। सुनने के बाद बोलना यानी कि सुनकर आंसर देना, बोलना। बोलने के बाद बालक को उन्हीं शब्दों को पढ़ना, एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक चिन्हों का प्रयोग करते हुए। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है लिखना। जब उसने पढ़ लिया तो उसके बाद बालक लिखने के लिए प्रिपेयर हो सकता है, उसको भाषा लिखने का कौशल सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो लिखने का जब उद्देश्य है तो उसमें क्या होता है कि बालक अपने भावों और विचारों को शुद्धता से प्रकट कर रहे, तभी लिखना सफल है। इस कौशल में जैसे उसने निबंध लिखा, पत्र लिखा, प्रार्थना पत्र लिखा, है ना, शुद्ध और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो वह विचार को प्रकट करना चाहता है वो सामने वाले के पढ़कर समझ में आ गए। उसका लिखा हुआ जो पढ़ा सामने वाले ने उसको समझ में आ गया तो उसका लिखना सार्थक है। प्रसंग के अनुरूप शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और सुसंबद्ध का सुसंबद्ध प्रयोग इस कौशल की विशेषता है। तो इसमें लिखते समय हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का, और इस तरीके से प्रयोग करें कि हम जो बात लिखने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, हमारे विचार जो प्रकट कर रहे हैं उसमें वो सही तरीके से फिट बैठती हो, हमारी लोकोक्ति भी मुहावरा भी, ठीक है, उसमें सही तरीके से बैठता हो, इस तरीके से उसमें जोड़ें, लिखें। ठीक है। तो ये लिखना इसका चौथा कौशल था। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या था? सबसे पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान की मूल्यांकन प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं? तो वर्तमान की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं वो देखना है हमें। तो
आकलन मूल्यांकन शिक्षण के जरूरी अंग है। पारंपरिक शिक्षण में परीक्षा प्रणाली भय व चिंता से जुड़ी हुई है। अक्सर विद्यार्थी तनावग्रस्त रहते हैं। अपेक्षा यह है कि मूल्यांकन पद्धति ऐसी हो जिसमें विवेचनात्मक व आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि मिल सके। मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसे एक क्षेत्र तक सीमित रखने की बजाय चारों कौशलों व व्याकरणिक ज्ञान के समन्वित विकास के रूप में जांचा जाए। तो इसमें क्या-क्या बात ध्यान देने की है, देखो कि आकलन मूल्यांकन शिक्षण के जरूरी अंग है। हमने बालक को सिखा दिया, लेकिन जब तक उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसने कितना सीखा है। ठीक है। तो पारंपरिक शिक्षण में परीक्षा प्रणाली भय और चिंता से जुड़ी हुई है। पहले क्या होता था कि भय और चिंता होती थी, बालक डर डर के मारे पढ़ाई करता था और आंसर को रट के लाता था और एग्जाम में लिखता था। अक्सर विद्यार्थी तनावग्रस्त रहते हैं, तो है ना, उसकी वजह से बालक एक तनाव में रहता है कि मुझे इतना पढ़ के लिखना है, या पेरेंट्स की वो दबाव रहता है, टीचर्स का दबाव रहता है कि मुझे, तो बच्चा तनाव में आ जाता है कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना लिखना है, और जिससे मुझे मार्कशीट में इतने अच्छे अंकों की प्राप्ति हो। अपेक्षा यह है कि मूल्यांकन पद्धति ऐसी हो जिसमें विवेचनात्मक व आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि मिल सके। ये इस मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसका विवेचन हो सके, जिस पे विचार किया जा सके, जिसके प्रश्न की विवेचना हो, उसकी आलोचना और प्रतिपुष्टि भी हो। मतलब उस पर अच्छा या बुरा दोनों बातों का ध्यान रखा जाए और फीडबैक मिले। मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी हो कि व्यवहारिक हो, बालक तनाव महसूस ना करे और सही ढंग से उस तक मूल्यांकन बिना दबाव के दे सके। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसे एक क्षेत्र तक सीमित रखने की बजाय चारों कौशलों व व्याकरणिक ज्ञान के समन्वित विकास के रूप में जांचा जाए। यदि हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में मूल्यांकन कैसे हो, तो ये हमारे हिंदी में बताया गया है कि चारों कौशल कौन कौन से, अभी जो मैंने आपको पढ़ाए थे, श्रवण और श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये चारों कौशल, इनको चारों कौशल में ही बच्चे को जांचा जाए। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, उनके सुनने में धैर्य कितना है ना, उसके लिखने की कला कैसी है, वो पढ़ता कैसे है, सारी बातों का अवलोकन हो बराबर से, उसका सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाए और उसके व्याकरणिक ज्ञान का विकास भी उसमें जांचा जाए, तब उसका संपूर्ण मूल्यांकन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को वर्णित कीजिए। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को वर्णित कीजिए। सबसे पहला उद्देश्य आता है इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसके व्यवहारगत परिवर्तन हम पढ़ते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला लेते हैं हम उद्देश्य है भाषा तत्वों का ज्ञान, है ना, और इससे बालक में क्या परिवर्तन होता है, बालक ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य को पहचान सकेगा। किस किस को, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य को। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धियों को पहचान। बालक को सभी तरह से सभी चीज़ों का ज्ञान होगा, अच्छी तरीके से उसे भाषा का ज्ञान होगा, तो उसका उच्चारण कैसे करना है, उसकी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है, उनको वो पहचान लेगा। उसके बाद है रचना के रूपों का ज्ञान। इसमें क्या है कि वो उनको प्रत्यास्मरण कर सकेगा और शुद्ध रूप में लिख व अशुद्ध रूप में सुधार कर सकेगा। यदि उसे सही तरह से रचना करनी आएगी तो वो सही तरीके से लिखेगा और अपनी अशुद्धियों में कमियां करता चला जाएगा और शुद्ध रूप को बढ़ावा मिल जाएगा। दूसरा उद्देश्य है इसमें अर्थ ग्रहण उद्देश्य, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बालक धैर्य पूर्वक सुनकर व पढ़कर भावानुभूति कर सकेगा। बालक क्या होगा, ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा और उसके भाव को समझेगा। दूसरा अर्थ ग्रहण करना में दूसरा है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना।
तो इसके व्यवहारगत परिवर्तन क्या-क्या होते हैं इसके दौरान अर्थग्रहण के? तो वो देखते हैं केंद्रीय भावों को समझ सकेगा, यानी कि यदि कोई कविता है तो उसका केंद्रीय भाव क्या होगा। यदि देशभक्ति की कविता है तो देशभक्ति को लेकर केंद्रीय भाव होगा। यदि किसी जोश भरी कविता है तो उसके अंदर जोश होगा। कोई क्रोध से भरी है तो क्रोध होगा। कोई करुणा भाव से भरी हुई है तो करुण भाव को उसको समझ सकेगा। ठीक है। तीसरी बात इसमें जो समझने की है वो है लय ताल भाव से कविता पाठ कर सकेगा। यदि उसमें क्या है, भाव समझने के जितने, यदि बालक को भाव समझ में आ गया तो वो उसी हिसाब से कविता को लय ताल दे सकेगा और उसके भाव के अनुसार ही उसको समझेगा और बोलेगा। ठीक है। उसके बाद है मौन वाचन उचित गति से कर सकेगा। बालक को क्या होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होता है। तो वो मौन वाचन यदि बालक पढ़ रहा है तो उस समय उसकी गति तेज होती है, पढ़ने की गति उसकी तेज होती है। तो मौन वाचन उचित गति से कर सकेगा। जो तीसरा कौशल आता है वो है कौशलात्मक उद्देश्य में, वो है मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता। उद्देश्यों में तीसरा जो उद्देश्य आता है वो है कौशलात्मक उद्देश्य, और उसका जो पहला उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता। तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा, बालक शब्दों को एकदम शुद्ध बोलेगा। यदि बालक अशब्द बोल रहा है तो सुनने वाले को भी ही सुनाई देना चाहिए, यानी कि उच्चारण शुद्ध हो। दूसरा जो कौशलात्मक उद्देश्य में है लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में हम देख रहे हैं कि एक तो उचित विराम उतार चढ़ाव प्रवाह के साथ बोल सकेगा। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा कि उसके कहाँ पे रुकना है, कहाँ से शुरू करना है, ये उसके बोलने में प्रकट होना चाहिए। उसका प्रवाह ऐसा हो कि न तो गति एकदम बहुत ज़्यादा तेज हो और न कम हो, ताकि सुनने वाला ठीक ढंग से उसकी बात को सुन सके। कौन सी जगह पे उसे विराम लेना है, कहाँ पे उसे कोमा लगानी है, ये उसके बोलने में प्रकट होना चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता इसमें जो तीसरे को उसमें है उद्देश्य में, कौशलात्मक उद्देश्य में, वो शुद्ध वर्तनी के साथ लिख सकेगा। यदि बालक के बोलने के उच्चारण सही है ना, उतार चढ़ाव, कोमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इन सब का सही प्रयोग करता है तो वो लिखने में भी शुद्धता ही रखेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सृजनात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला है कहानी, फिर है लेख, फिर है पत्र, फिर है कविता, फिर है सुक्तियाँ। तो इससे जो व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो देखते हैं अपन। बालक ग्रहित विचारों के साथ अपने विचार मिलाकर व्यक्त कर सकेंगे, है ना। जो बालक ने सीखा है, सुना है, समझा है, उनमें वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। बालक नए साहित्य सृजन कर सकेंगे। यदि बालक कहानी सुनता है, लेख लिखता है, कविताएं पे ध्यान देता है तो वो उसका मन भी करता है कि मैं भी कुछ नया करूं, कुछ लिखूं और इनको ध्यान से समझूं। तीसरा जो परिवर्तन बालक में आएगा वो बालक देखी घटनाओं, दृश्यों आदि को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। बालक जो घटनाएं हैं और जो दृश्य है उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, ये यहाँ पे पूरा होता है। अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा, ठीक है, तो उस पे जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो बताना है। तो उत्तर पहला पॉइंट, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना, यानी कि ध्वनि, मुंह से निकली हुई आवाज, जो स्वर है उसको बोलते हैं ध्वनि, जो हमारे कानों तक गई और उस अक्षर को हमने सही तरीके से ग्रहण किया। ठीक है। तो सही उच्चारण हुआ और तो सही तरीके से कानों तक गई और हमने उसे समझा। तो ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। दूसरा है शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। तो शब्द में कौन सा शब्द किस तरीके से बोला जाता है
उसका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। ध्वनि रूपों का उच्चारण करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बालक में वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना, वर्णों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना, वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना, व्याकरण का सटीक उपयोग करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना। ये सारे पॉइंट इसके उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यान देने के हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो ये सब है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान परक उद्देश्य लिखिए। भाषा की परंपरा, प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी व भाषा विज्ञान का ज्ञान परक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ज्ञान परक उद्देश्य क्या है कि एक तो भाषा की परंपरा, प्रकृति, उसके विविध घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान का ज्ञान, वो कहलाता है ज्ञान परक उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्य लिखिए। पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष के शिल्प से प्रभावित होकर सराहना करना। तो भाषा शिक्षण के जो आलोचनात्मक उद्देश्य है वो क्या है? पठित विषय वस्तु का विवेचन करना, जो हमने पढ़ा है या पढ़ाया है उसका विवेचन करना पहले, फिर उसका विश्लेषण करना यानी कि उस पर विचार विनिमय करना, उसके बाद उसकी अन्य रचना से तुलना करना। जैसे हमने महादेवी वर्मा पढ़ा है तो उनको सरोजनी नायडू से या महादेवी की अन्य रचना से ही तुलना करना। उसके बाद है उसकी समीक्षा करना कि इसमें कौन कौन सी बातें थी, वो समीक्षा करना। पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, हमें कौन सी चीज़ पढ़ना ज़्यादा, प्रेमचंद पढ़ना पसंद है, महादेवी वर्मा पसंद है, सरोजनी नायडू पसंद है, सुमित्रा नंदन पंत पसंद है, क्या पसंद है ना? तो पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष के शिल्प से प्रभावित होकर सराहना करना, यानी कि जिसने रचना की है वो पद्य की या गद्य की, तो उसमें क्या अलग सी विशेष बात थी, उसकी सराहना करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ और भाषाई विविधता समझाइए। एनसीएफ 2005 में भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में देखा गया है। विद्यालय में आने से पहले बालक अनेक शब्दों के साथ परिचित हो चुके होते हैं। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं। बालक की मातृभाषा को नजरअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। एनसीएफ 2005 में स्वीकार किया है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है कि भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया गया है। हमारे देश में भाषिक विविधताएं हैं, हर स्टेट की अलग भाषा है, तो वो एक समस्या नहीं बताई है किसने? एनसीएफ 2005 में, बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में देखा गया है। बल्कि ये बताया गया है कि ये एक संसाधन है। विद्यालय में आने से पहले बालक अनेक शब्दों के साथ परिचित हो चुके होते हैं। जब विद्यालय में एडमिशन लेता है, बच्चा प्रवेश लेता है, तो उससे पहले अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोस के दोस्तों से, उनसे कुछ न कुछ शब्द वो सीखता रहता है। ठीक है, तो कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं, तो उनसे नए नए शब्द सीखता है और उनको बोलने की चेष्टाएं वो परिवार से ही आरंभ कर देता है। बालक की मातृभाषा को नजरअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। बालक जो मातृभाषा बोल रहा है, विद्यालय में आने पर उसे पता चलता है कि मेरे विद्यालय की भाषा अलग है, उठना बैठना, तहजीब और संस्कार, नैतिक आचरण सब अलग होगा।
और जो मैं स्वाभाविक रूप से अपने घर में रहता हूँ, जो बोलता हूँ, वो चीज़ अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, बालक को नई-नई चीज़ सिखाते हैं, उससे वो एकदम से सिखाने की जगह पहले बालक को उसे जो आता है, वो उसे बोलने देना चाहिए, उसे करने देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि वो भाषा को एक दबाव ना समझे। नई भाषा को दबाव समझता है बच्चा कि अरे! ये हमारे अध्यापक कौन-सी भाषा बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? घर में तो ऐसा नहीं होता था, मम्मी तो ऐसे करती थी, दादी ऐसे करती थी, या वो ऐसे बोलती थी, मैं ऐसे शब्द बोलता हूँ। तो बा यदि हम बालक को नज़रअंदाज करेंगे, उसे बोलने नहीं देंगे, उसे कुछ करने नहीं देंगे, तो उसकी जो स्वाभाविक प्रगति है, वो अवरुद्ध हो जाएगी। एनसीएफ 2005 ने स्वीकार किया है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। एनसीएफ 2005 कहती है कि भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। यदि बालक ने एक भाषा सीख ली है तो वो दूसरी भाषा भी आसानी से सीख सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य बोध क्या है? साहित्य बोध भाषिक संस्कारों का समूह करने सशक्त करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य पठन पाठन से जहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों व उनके अर्थ से परिचित होता है, वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर लगाव बालकों की गतिशीलता को बढ़ा सकता है। साहित्यिक लेखन प्रदान कर भाषा शिक्षण को सार्थक आयाम दे सकते हैं। साहित्य बोध क्या होता है? ठीक है। तो साहित्य बोध भाषिक संस्कारों को समूह में करने का सशक्त माध्यम है। यानी कि भाषिक संस्कार, जो भाषा है, यदि हम हिंदी भाषा को ही लें, तो हमारे हिंदी भाषा में जो संस्कार प्रकट होते हैं, बोलते समय, लिखते समय या श्रवण करते समय, या बोलते समय, या भाषण देते वाद विवाद के समय, जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं भाषा का, तो हम शब्दों का चयन करते हैं कि हम कहाँ पर बैठे हैं और अब किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं। उन शब्दों के चयन में हम लोकोक्ति, मुहावरे, अन्य जो लौकिक भाषाएं होती है, उन शब्द होते हैं, उनका भी चयन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, साहित्य रुचिकर बनता है। तो साहित्य बोध भाषिक संस्कारों का भाषिक संस्कार के समूह का सशक्त माध्यम है। साहित्यिक पठन पाठन से जहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों व उनके अर्थ से परिचित होता है। यदि हम साहित्य में रुचि लेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो माधवी वर्मा को पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे, या हमारे मोदी जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, या अन्य विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे उसमें जो शब्द आ रहे हैं, उनसे हम कई शब्दों से परिचित होते हैं। वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर लगाव बालकों की गतिशीलता को बढ़ा सकता है। उसमें क्या होता है कि उसमें बोलते समय कौन सी ध्वनि, कौन से शब्द, किस तरह के वाक्य आए हैं, संवाद कैसे हैं, यानी कि संवाद होता है एक दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत। तो उस बातचीत के वैसे के वैसे ही हम उसमें हमारे साहित्य में लिखते समय हम उसको वैसे के वैसे किस व्यक्ति ने क्या कहा, उन्हीं शब्दों के माध्यम से लिख देते हैं। तो बालक उसको भी समझता है और बालक की गतिशीलता साहित्य के प्रति बढ़ती है। साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने सुनने से बच्चे स्वयं मौलिक लेखन प्रदान कर भाषा शिक्षण को सार्थक आयाम दे सकते हैं। यदि बालक जितना साहित्य पढ़ेगा, उसमें रुचि लेगा, तो वो स्वयं ही लेखन कौशल में प्रवीण हो सकता है। अच्छा, उसका शिक्षण को, भाषा शिक्षण को आयाम दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक बोध के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं? उत्तर है, किसी साहित्य को पढ़कर रसानुभूति करना, इसके बाद भावार्थ ग्रहण करना और उसके मूल संवेदना तक पहुंचना। इसी क्रम में शिल्पगत पक्ष जैसे भाषा, छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, प्रतीक चिन्ह, लोकोक्तियों का विवेचन करना। तो साहित्य बोध के कौन कौन से आयाम हैं? एक तो साहित्य को पढ़कर रसानुभूति करना। रसानुभूति करना यानी कि उसको अपने मन में, अपने भावनाओं में उसको उतारना, उसके उसके भाव अर्थ को ग्रहण करना कि वो कौन से, किस भाव से लिखा गया है, उसकी जो मूल संवेदना है
यानी कि हमारे मन को वो किस जगह छू रहा है, उसको उस तक पहुँचने का प्रयास करना। इसी क्रम में क्या होता है कि इसके शिल्पगत जो पक्ष होते हैं, यानी कि शिल्पकार क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है? जैसे एक शिल्पी होता है तो एक पत्थर पे से मूर्ति बना देता है, इसी तरह साहित्यकार भी क्या करते हैं, भाषा के शिल्प से अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे साहित्य को आयाम देते हैं, ठीक है? तो शिल्पगत पक्ष जैसे भाषा को ले, भाषा इस प्रकार की होगी कि मन को भाए, उसको समझ में आए और व्यक्ति उसमें पढ़ता ही डूबता ही चला जाए। उसमें छंद काम में ले सकते हैं, उसमें अलंकार, रस, मुहावरे, प्रतीक चिन्ह, लोकोक्तियाँ सबका विवेचन इसमें किया जा सकता है, ठीक है? तो आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर वीडियो लेकर आपके सामने आएँगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।